हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स एजुकेडमी क्लासेस। पिछले लेक्चर के अंदर हम वन शॉट रिवीजन कर रहे थे। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि वन शॉट रिवीजन के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे कम से कम, और मैं चाहता हूं कि कम से कम ही रहे। ठीक है, तो 1 लेक्चर हो गया अपना। सेकंड लेक्चर आज है। क्योंकि मैं 3 घंटे की वीडियो एक साथ अपलोड नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, तो मैं 1 आवर या फिर 45 मिनट्स 44 मिनट्स की वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आज हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और सबसे पहली चीज, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और बेटा आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स, क्योंकि टारगेट अगर अचीव करते रहोगे ना आप, सक्सेस क्या है? सक्सेस इज नथिंग बट अचीविंग स्मॉल गोल्स कॉन्स्टेंटली, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो फटाफट मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए आप भी थोड़ी सी मदद करिए मेरी, बस लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोर्स चार्ज कहते हैं। अगर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है वहां पर, और मैं 2-3 टेस्ट चार्ज रख दूं वहां पे। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव क्यू नॉट। इतना स्मॉल चार्ज होता है कि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता। ए पॉइंट पर एक क्यू नॉट रखा है, बी पॉइंट पर एक क्यू नॉट रखा है, और एक सी पॉइंट पर भी प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी स्पेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है और दूसरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा सिर्फ इस स्पेस में। इस स्पेस के बाहर अगर कुछ रखा हुआ है तो उस पर वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं चेक करूं, ये अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज की कि भाई मान लीजिए इस चार्ज पर ऐसे और इस चार्ज पर, तो किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब ये चार्ज किस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि किसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो आप बोलेंगे ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। बात समझ में आई? मैं आपसे पूछता हूं इस क्यू पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इस क्यू पॉइंट पर तो फोर्स 0 है, क्योंकि ये उस स्पेस से बाहर है। क्योंकि अभी आपने बताया स्पेस के अंदर ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और फोर्स क्या होगा? ये वाला चार्ज इस वाले चार्जेस पर क्या करेगा? इस स्पेस के अंदर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। और इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगी? 0 होगी। ये बात समझ में आई? तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है सोर्स चार्ज के अराउंड, जहां पर इन विच टेस्ट चार्ज experience some force। ये साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सर क्या इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? नहीं साहब, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। यहां तक इतना छोटा होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्टर्ब ही नहीं करती, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको परेशान ही नहीं करती। मतलब द टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। क्या है साहब? सो इट विल नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। बात समझ में आई? सारी चीजें लिखवा दी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया? बताओ मुझे। जितना ज्यादा आप चीजों को लिखोगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां पर एक सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। उस स्पेस के बाहर वो फोर्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज।
जो चार्ज वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चार्ज रखा Q0, तो इस चार्ज पर इसकी वजह से कितना लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स Q0। क्यों? क्योंकि इस चार्ज के रेफरेंस से बता रहा हूं, क्योंकि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। समझ में आया? पहली चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो समझ गए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे कट पिट जाता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम। क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? अरे डायमेंशन निकालने में तो आप महारथी हो साहब। डायमेंशन सर mL/2/AT, ये ब्रैकेट बना दिया और साहब आंसर आ गया mL/T-3A-1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। एक और चीज निकाल लेते हैं, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज, ये मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इस पर चार्ज रखा हुआ है Q। ये हमारा क्या है? सोर्स चार्ज है। क्या है हमारा? ये सोर्स चार्ज है। और इस पर R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा मैंने, जिसको बोला Q0 पॉइंट P पर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है। आप बताइए मुझे फोर्स क्या होगा यहां पर? आप बोलोगे सर फोर्स होता है K Q0 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वेशन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन Q0। इस पॉइंट P पर निकाल रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट P का चार्ज लूंगा मैं। जिस पॉइंट पर निकालूंगा उसका चार्ज डिवाइड में लेना है, सिंपल। ये कितना हो जाएगा? K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो इसको एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा K Q अपॉन Q0 R स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल, आंसर आया K Q अपॉन R। अरे बाबा, जिस चार्ज के रेफरेंस से लिया वो तो चार्ज आया ही नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के रेफरेंस में ली वो तो चार्ज आया नहीं। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इज इंडिपेंडेंट। ये क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस चार्ज, या फिर यहां क्या इस्तेमाल किया? टेस्ट चार्ज। और किसके डिपेंडेंट होती है? सोर्स चार्ज के। किसके डिपेंड होती है? सोर्स चार्ज के। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। एंड डिपेंडेंट ऑफ सोर्स चार्ज। बात समझ में आई? अच्छा, लगे हाथों अगर आप इसको नोट कर लिया हो आप लोगों ने, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ा देता हूं यहां पे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लेते हैं, फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की मोटी मोटी बातें यहां पर कवर हो जाएंगी। हाँ, और कोई चीज छूटेगी नहीं, सब चीज कवर हो रही है। चलिए कॉपी कीजिए बेटा। हाँ जी, तो कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आप और पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन क्या होता है? बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है, फोर्स की तरह। मान लीजिए यहां कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और यहां से R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q1। यहां पे मान लीजिए R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q2। यहां पर मान लीजिए R3 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q3। इस तरीके से चलते 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 Rn डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Qn। तो इसकी वजह से इस चार्ज Q सोर्स चार्ज की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी यूं, जिसको बोलेंगे E1, एक डायरेक्शन। ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा आपका E3, और ये हो जाएगा आपका En। तो ये वेक्टर है। तो अगर वेक्टर आपको निकालना है तो उसका वेक्टर सम कर दीजिए, तो हो जाएगा E1 वेक्टर
E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, कहां तक कर देंगे हम? En वेक्टर। बात समझ में आई? मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब यह है बेटा, एक एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसका वेक्टर सम कर दीजिए, सबका मिला के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में क्या लिखना है? इसके बारे में यह लिखना है कि जो टोटल सम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस मिलके क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ये वाला चार्ज इन सारे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ ऑल चार्जेस। सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंडिविजुअल निकालिए, उसका वेक्टर सम कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा साहब। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, क्या मैं फ्रेम में आ रहा हूं? क्योंकि मैंने कल बहुत ज्यादा ले लिया था वो, और मुझे देख के मजा भी नहीं आया उसको कि भैया हुआ क्या वहां पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे गए चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो वो तो अभी हमने निकाल लिया था। कैसे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए। ये होता है F अपॉन क्यू नॉट होता है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म होती हैं। अब मैं यहां से फोर्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू E क्यू नॉट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। अब जो हमें बात समझनी है उसके ऊपर बढ़ते हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन ई इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ लिया। अब भाई बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूं, है ना, बढ़िया। वरना कोई बोल देगा सर स्पेलिंग तो गलत है ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ती हैं बेटा। पहला लीनियर, जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा एरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो 2D के अंदर फैला हुआ होता है, 2D, ठीक है, इट्स लाइक सर्कल। ये 2D में, अगर मैं एक्स एक्सिस से बनाऊं तो एक्स एक्सिस पे भी कुछ है और वाई एक्सिस पे भी कुछ है, ये 2D। उसके लिए एरियल चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पढ़नी पड़ती है। और हमारा आखिरी वो है वॉल्यूमेट्रिक, मतलब इसी को अगर 3D बना दूं तो ये स्फीयर बन जाएगा, तो वो वॉल्यूम हमको पढ़ना है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देख लो पहला पॉइंट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है यार, बड़ा ही दुविधा है। डिस्ट्रीब्यूशन, ओहो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओ भैया डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता ना, हाँ सही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा एरियल या फिर सरफेस, तो बुक्स के अंदर आपको मिलेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपको कोई चीज खटक जाती है ना, तो फिर वो बार बार अगर आप लिखते हो तो ऐसा लगता है कि गलती लिख रहे हो। अगला है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है। अच्छा, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है और इससे कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे एक चार्ज Q नॉट रख रखा है, तो मुझे इस सिंगल रॉड या इस सिंगल वायर या एक स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक लीनियरली रखे हुए वायर, सीधे रखे हुए वायर के जैसे इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या फोर्स निकलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज फोर्स कैलकुलेट करते हैं लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक होती है टर्म चार्ज डेंसिटी, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा लैम्डा। लैम्डा से हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, होते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ है? तो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस डिस्टेंस पे एक छोटा सा dl लेंथ काट लेता हूं, तो उस पर एक चार्ज होगा छोटा सा dq, होगा कि नहीं होगा? भाई छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज dq, तो मैं ये कह सकता हूं छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज dq। तो मैं यहां से dq की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगी? लैम्डा dl। इस लैम्डा की जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है कूलाम पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप डायमेंशन भी लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन आप लिख लीजिएगा। लेंथ है ना, तो ये हो जाएगा LAT, L माइनस AT हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये छोटा सा चार्ज, हमने ये काट लिया। अब हम क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे फोर्स। फोर्स निकाल लेते हैं साहब। फोर्स इज इक्वल टू के क्यू, ये वाला क्यू और छोटा सा क्यू डी क्यू। डिस्टेंस कितना है? आर, इसका स्क्वायर। अब अगर छोटा सा क्यू लिया है तो ये जो फोर्स होगा ये भी कैसा होगा? छोटा सा फोर्स होगा। अब अगर ये छोटा सा फोर्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये छोटा सा फोर्स कैसा बन जाएगा? एक फोर्स बन जाएगा। मतलब छोटा सा यहाँ 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 पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। इस डी क्यू की जगह मुझे क्या रखना है? इस डी क्यू की जगह रखना है लैम्डा डीएल। तो हो जाएगा ये के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा डीएल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब डीएल क्या है साहब? डीएल सिंपल से ये लैम्डा जो है ना, लैम्डा की वैल्यू देगा वो, हमको लैम्डा की वैल्यू देता है क्वेश्चन के अंदर, और डीएल के रेस्पेक्ट के अंदर हम उसको क्या कर देंगे? पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है सेकेंड पॉइंट, विच इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है बेटा, वो कितनी होती है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। वापस से चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें कितना हो जाएगा? क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस का एरिया होता है, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर छोटा सा चार्ज काटूंगा मैं, छोटा सा चार्ज, तो छोटे से एरिया पे काटूंगा, तो वहां से जो छोटा सा चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा डीए। ये बहुत काम की चीज है। अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो वापस से अगर मैं क्यू नॉट मानता हूं फोर्स, और ये हो जाएगा डी क्यू, और उसके बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। अगर डी क्यू छोटा माना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा छोटा सा फोर्स का इंटीग्रेशन के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? सिग्मा डी ए। समझ रहे हो? देख रहे हो विनोद? देख रहे हो? लैम्डा डीएल, बिल्कुल वही चीज, सारी चीज वही है। बस आपको समझना क्या है, मान लीजिए अगर आपने कोई एरिया काटा, मतलब मान लीजिए कोई एरिया है क्यू नॉट, और ये अगर आप कोई एरिया काट रहे हो, छोटा सा एरिया अगर आपने काटा, ठीक है, छोटा सा एरिया अगर आपने काटा, तो चार्ज डेंसिटी इस पूरे चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स आएगा वो उसके एरिया के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बचता है अपना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो तो वीडियो पॉज कर लो, इसको मिटा के मैं यहीं लिख देता हूं फटाफट। ठीक है, हाँ जी कर लो साहब पॉज। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ना 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 ना। हाँ जी, ये साहब लो। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की, वॉल्यूमेट्रिक
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक स्पेयर ले लेंगे, स्पेयर के बाद कोई चार्ज क्यू नॉट ले लेंगे। मतलब मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है रो। पढ़ तो रखा है ना आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, अपन रिवीजन करा रहे हैं। अगर मैं सारी चीजें बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोलोगे सर इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वॉल्यूमेट्रिक वो हम कहते हैं रो से, ये होती है Q अपॉन V, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटी सी वॉल्यूम मानूंगा तो छोटा सा चार्ज हो जाएगा dq, ये रो, तो यहां से dq कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रो dv। आ जाएगा, हाँ जी सब आ जाएगा। अब फोर्स लिखेंगे छोटा सा, वो बोलेंगे के क्यू नॉट, उस पे छोटा सा चार्ज dq अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो df, dq की जगह हमें क्या रखना है, रो dv, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रो dv। ये हमें पता होना चाहिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अगर बात समझ में आ गई तो अब हम शुरू करेंगे डाइपोल, और डाइपोल भी पढ़ेंगे और डाइपोल की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। मतलब वो जो एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, वो पूरा पढ़ के हम खत्म करेंगे आज। उससे पहले हम नहीं जाएंगे, हमारा एम है उसको पढ़ के जाना है आज, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी करो बेटा इसको। चलो जी, हो गया। चलो हेडिंग लगाइए। अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं डाइपोल। डाइपोल डाइपोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। तो डाइपोल क्या होता है, दो सेम चार्ज होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए लेकिन अपोजिट नेचर के होने चाहिए, और रखे हुए होने चाहिए किसी डिस्टेंस पर, तभी डाइपोल कहलाएंगे। मान लीजिए उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, ये कोई डाइपोल है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं कंसिडर करेंगे। ये कोई चार्ज है और इसका ऑपोजिट नेचर का चार्ज यहां पर रखा हुआ है और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तब जाके ये डाइपोल कहलाए जाएंगे। तो डाइपोल इज नथिंग बट ऑपोजिट चार्ज बट सेम मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो कैसे लिखेंगे डाइपोल, डाइपोल टू सेम चार्ज, दो सेम चार्ज ऑपोजिट इन नेचर, opposite in nature are placed at some distance, are placed at some distance। दो सेम चार्ज ऑपोजिट नेचर के, मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट नेचर के, रखे हुए हैं डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 2a। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर बार बार एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालने के लिए एक डिस्टेंस कंसिडर करनी पड़ेगी और उसका हाफ लेना पड़ेगा। तो मैं 2a मान लेता हूं, आप a मान कर सकते हैं, लेकिन 2a मानने से क्या कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। चक्कर ये आसानी की आदत लग चुकी है अपन सबको यार, तो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना, 2a मान लीजिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, मोमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मोमेंट क्या होता है सर। तो मोमेंट इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस। मोमेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस। डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस होता है भैया, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी किताब के अंदर ये स्मॉल p लिखा रहता है तो अपन स्मॉल p लिख लेते हैं। स्मॉल p होता है, इसको करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज, इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज उठा लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है, और 2a, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है सभी भाई साहब, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इसकी यूनिट लिख लेते हैं सबसे पहले, इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, कूलम मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चे वो हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आधी दुविधा खत्म। इसका डाइपोल मूवमेंट बताइए मुझे किस तरफ है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन, ये साहब पी वेक्टर आ गया बात समझ में, ठीक है। चाउमीन मोमोज खाएंगे, नेपाल में बस जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव। इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास -4q एक चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर जिसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। एक चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये हटा देता हूं मैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पॉइंट रख लेते हैं। इस पे चार्ज रखा है +2q, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है +2q। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले निकालिए, देखिए +2q, इस पे कितना, अगर ये डाइपोल बन रहा है तो ये +2 के ऑपोजिट चार्ज कितना होना चाहिए? यहाँ पर -2q। अगर ये डाइपोल बन रहा है तो +2 क्या, यहाँ पर इसको अगर अपन डिवाइड करें तो कितना होना चाहिए? ये -2q। तो आप किसी का भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम चार्ज होगा ना, ऑपोजिट नेचर का, सेम चार्ज होगा ऑपोजिट नेचर का, बस वो निकाल लेंगे। यहाँ पे सेम चार्ज ऑपोजिट नेचर का रखा हुआ है, वहां पे उसको आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कर दिया आपने तो -4 -2q -2q 2q के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है? P = Q × 2 है। तो साहब आप निकाल दीजिए, Q कितना है, कोई सा भी ले लीजिए, 2q माइनस का प्लस का, अपन को तो मैग्नीट्यूड लिखने से मतलब है, इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे? 2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो अगर मैंने यहां पर मान लिया तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4qa हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4qa। ये P आ गया। मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं मानता हूं P1 और इस पॉइंट पे मानता हूं P2, मतलब इस पॉइंट का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? P2 है। तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये। अब ये क्या आ गया? P1 और P1 और P2 भी कितना आ जाएगा साहब? बिल्कुल सेम आ जाएगा, 4qa। अब मुझे क्या करना है? इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भैया? PR√, ये कैसे करा? ये वेक्टर वाली चीज लगाई। वेक्टर वाली चीज क्या कहती है? वो कहती है P1 डाइपोल मोमेंट P1 का स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब हमें पता है बच्चे कि P1 = P2 है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो चिपका दो यहाँ पे। अगर मैग्नीट्यूड में सेम है, चिपकाएंगे यहाँ पर, तो ये PR = आ जाएगा P1। मैं मान लेता हूं इसको P के बराबर, तो हो जाएगा P का स्क्वायर, फिर P का स्क्वायर 2P², क्योंकि P × P² cos 60। चलिए cos 60 कितना होता है? cos 60 हो गए √2P² प्लस 2P² × 1/2। यहां से कितना आया बच्चे? 3P² आ गया। P² बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। P की वैल्यू कितनी है? P1 और P2 के बराबर। P1 और P2 कितने हैं? 4qa। तो यहां से लिखेंगे 4qa √3। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। दिक्कत कहां होगी? आप ये सोच रहे होगे ये कैसे मान लिया? तो मैंने कुछ नहीं करा, बस सिंपल ऐसे कर लिया। जो वैल्यू आई उसको मैंने बोल दिया P1 इस तरफ है और P2 इस तरफ है, इस पॉइंट से। क्यों बोला? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट। ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसलिए किया। बात समझ में आई? आई होप बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, अरे कैसे नहीं समझ में आएगी? समझ में आएगी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। कॉपी करो फटाफट बेटा। ओके, कंप्लीट कर लिया वो। देखो अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास है +q चार्ज, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और ये हमारे पास है -q चार्ज, ये किसी पॉइंट B पर रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। तो मैं आपसे पूछूं इसके मिड पॉइंट से इस +q की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? आप बोलेंगे a, और बची हुई डिस्टेंस आप बोलेंगे साहब ये भी a होगा। मैं इसी लाइन के अंदर क्या करता हूं, आगे जाके किसी x डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, उस पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं Q0। किसी पॉइंट P पर
टेस्ट चार्ज रख लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज दिमाग के अंदर मेरे एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस चार्ज यानी इस पॉइंट बी से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस पता हो। तो एक्स डिस्टेंस ये, ए डिस्टेंस ये, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से एक्स माइनस ए। बोलो बात समझ में आई? दूसरी चीज, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ए, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस a, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, पूरी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस ए। ये कुछ बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए जब मैं डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब याद करिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पढ़ाया था तब बोला था कि जिस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से अगर हम रेफरेंस चार्ज से कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेफरेंस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लिखते, रेफरेंस चार्ज को उस फॉर्मूले में नहीं लिखते, या टेस्ट चार्ज को हम नहीं लिखते, तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए कैसे लिखेंगे, ये प्लस चार्ज और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, प्लस। तो प्लस चार्ज पे क्या करेगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन के अट्रैक्शन? क्या भाई, रिपल्शन के अट्रैक्शन। क्या लगाएगा, रिपल्शन, तो ये दूर भागेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर धकेलेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ए की वजह से। और ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इस वाले डायरेक्शन के अंदर मैं बोलूं तो पी कैप क्या है, इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव है, उस वाले डायरेक्शन में क्या है, पी कैप नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट का होता है। तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। कोई वेक्टर फॉर्म के अंदर एक फॉर्म तो होती है मैग्नीट्यूड और एक फॉर्म होती है डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड लिखते। कैसे लिखेंगे भाई, इस रेफरेंस माना तो ये चार्ज नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन उधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, तो वो डायरेक्शन क्या कंसीडर होगा, नेगेटिव। क्या कंसीडर होगा साहब, नेगेटिव। भाई बात समझ में आई? हाँ, तो इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ए की, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 की निकालिए या बी की निकालिए, तो बी में भी क्या करना पड़ेगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट इस तरफ, ई बी भी इस तरफ, तो डायरेक्शन तो इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डायरेक्शन क्या आ गया इस बार, पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉइंट से इसकी देख रहे हैं, तो क्या होगा, इसका रेफरेंस नहीं लिखेंगे, ये चार्ज नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे डायरेक्ट के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो ई बी कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टोरियल फॉर्म निकालनी है तो क्या करिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे E1 यानी EA प्लस EB को ऐड कर देंगे, EA कितना है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप, माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप, प्लस EB कितना है, के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। यहां से के क्यू कॉमन उठा लेंगे, अंदर क्या बचा, ये माइनस वाली टर्म को पीछे लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। पी कैप भी कॉमन है तो पी कैप भी निकाल लिया। अब तो सिंपल ही हो गया। क्या करना है अब, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाइए, आंसर आएगा। मैथमेटिक्स लगानी है थोड़ी सी। बायोलॉजी वाले बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस टाइप का एलसीएम लेना हो तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो।
तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसको इधर x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर और p कैप। अभी भी थोड़ी जगह बाकी है तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा e वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बेटा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए साहब, के क्यू, यहां से x ये कैंसिल तो हो जाएगा 4ax अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है और ये पी कैप हो गया। ठीक, देखिए के क्यू, इसको मैं मैनिपुलेट करके लिख सकता हूं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। बेटा ये क्या होता है? ओ सही से, ये तो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, पी कैप एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मैग्नीट्यूड ये वेक्टोरियल फॉर्म, अरे गिरा दे, ये मैग्नीट्यूड ये वेक्टोरियल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर, ये हो जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट वेक्टर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ये साहब आपका एक्सियल का फॉर्मूला है। लेकिन होता क्या है, इसका होल स्क्वायर आएगा, लाला होल स्क्वायर। अब होता क्या है, हमको एक केस भी याद करना पड़ता है फॉर शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल के अंदर मतलब x जो है इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है a से, तो अगर बहुत बड़ा है a से तो x माइनस ए एक्स प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। तो हो जाएगा के पी वेक्टर, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, 2 के पी वेक्टर x अपॉन, ये तो x हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 के पी वेक्टर x अपॉन एक्स की पावर 4। x से x की पावर 4 3 टाइम्स कटी, कितना आ जाएगा? e वेक्टर इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन एक्स की पावर 3। बहुत गजब, बहुत गजब। यहां से ये देखने को मिला बेटा कि E जो होता है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस के। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x क्यूब। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी डिस्टेंस कम करना पड़ेगा आपको। अब सुनिए, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहा है और डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ, तो डायरेक्शन कैसा आ गया? पॉजिटिव। डायरेक्शन कैसा आ गया? पॉजिटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा आया है? पॉजिटिव। देखो प्लस है ना, इस साइन के अंदर कहीं नेगेटिव नहीं है ना, प्लस है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है। और इसका जो एंगल है ना इन दोनों के बीच में, एंगल क्या है इन दोनों के बीच में? 0 है। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो कोर एसेंस बेस वैल्यू मजबूत करते हैं हमारी। समझ में आई चीजें धीरे धीरे करके? अच्छा, इसको लिख लो और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल करेंगे। लिख लो इसको, ठीक है, हो गया। चलिए टॉपिक शुरू करने से अगला, सबसे पहली चीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा देखो,
अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल। क्या मतलब है इसका? इक्वेटोरियल का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई दो चार्ज हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है किसी पॉइंट ए पर रखा हुआ, ये माइनस क्यू चार्ज है किसी पॉइंट बी पर रखा हुआ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा 2a। तो अगर मैं देखूंगा तो ये a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। इसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने क्या करा, एक पॉइंट ये माना, ये किसी डिस्टेंस x पर। तो इस पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक चार्ज रख दिया मैंने, उस चार्ज को बोला टेस्ट चार्ज q। क्या रख दिया? इस पर एक टेस्ट चार्ज q रख दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करेगी जो इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगी। अगर ये ए पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं ये ई है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगी इसकी ई बी। इन दोनों का एक नेट आएगा जो इनके मिड से होके निकलेगा, वो हो जाएगा टोटल ई वेक्टर या फिर ई रिजल्टेंट ई इक्वेटोरियल। हम इसको इक्वेटोरियल के नाम से कह सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है। अगर यहां से मैं एक x डिस्टेंस पर ऊपर लेके गया तो मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये पॉइंट b पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। सेम डिस्टेंस होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। जो लाइन जो एंगल बना रही है ये लाइन वही एंगल यहां भी बनाएगी, तो कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये z एंगल बन जाएगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। बाकी इसके पछड़े में आपको नहीं पढ़ना, आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि ये भी थीटा बनेगा इसमें और ये भी थीटा बनेगा। क्या बनेगा साहब? थीटा। और ये EA है बेटा, तो आप मुझे बताइए इसका कंपोनेंट मैं करूंगा तो कितना आएगा कंपोनेंट? ये हो जाएगा EA cos थीटा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे EA sin थीटा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ये चार्ज Q है और ये चार्ज भी Q है, ये प्लस है ये माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है तो EA आएगी। और इस चार्ज की वजह से यहां भी एक कंपोनेंट टूटेगा, वो हो जाएगा EB cos थीटा और नीचे की डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे EB sin थीटा। EB sin थीटा, थीटा थीटा सेम है, आप खुद सोचिए, थीटा थीटा सेम है, EB EA भी सेम है। जो मैग्नीट्यूड है EA का और EB का वो सेम है। अब क्यों सेम है बेटा? चार्ज सेम है ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बनता है? KQ अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बनेगी बेटा, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? अब आप खुद सोचिए। यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनियस आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस? ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई आपकी। ये कोई पॉइंट ओ ए की डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओ बी की डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो इनका स्क्वायर होता है। तो ये दोनों सेम आएंगी बेटा, ये दोनों सेम आ जाएंगी बिल्कुल। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो दोनों सेम है, सो द मैग्नीट्यूड, मैं लिख देता हूं, द magnitude of EA and EB is same, so EA sin theta and EB sin theta will cancel each other। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ड्यू टू, because they are in opposite डायरेक्शन। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऊपर वाला ऊपर खींचेगा, नीचे वाला नीचे खींचेगा, दोनों बराबर है तो पार्टिकल बीच में ही रहेगा। अब इस पे फोर्स लगेगा
इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट मेरे बच्चों बताओ कौन सी डायरेक्शन में होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आया और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट उस डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस पी कैप लगा दे। बिल्कुल सर, आपने ही तो बताया था ई इक्वेटोरियल अगर हमें निकालना है, ई इक्वेटोरियल हमें अगर निकालना है तो हमें ई ए चाहिए रहेगा। ओके, अगर हमें ई ए चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए साहब? ई ए चाहिए वेक्टर प्लस ई बी चाहिए वेक्टर, तो ई ए निकाल लेते हैं साहब। ई ए क्या हो जाएगा? ई ए ब्रेक करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर उस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या लगा सकते हैं हम? पहले ही लगा सकते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि पी वेक्टर ले रहे हैं और साथ में क्या लगा हुआ है? यहां पे कॉस थीटा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं यहां पे कॉस थीटा, ये ई की वैल्यू, ई ए की वैल्यू और ये कॉस थीटा। ठीक साहब। सिमिलरली ई बी, ई बी भी कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा पी नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो ई इक्वेटोरियल, देखिए साहब, माइनस के क्यू, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा पी कैप, प्लस कर रहा हूं माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा पी कैप। तो माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे, के क्यू बाहर ले लीजिए, कॉस थीटा बाहर ले लीजिए, पी कैप बाहर ले लीजिए, और ये टोटल मिला के बेटा 2 हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं माइनस, दोनों सेम है, माइनस ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2। इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते ताकि अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। 2kq कॉस थीटा पी कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेटोरियल अभी हमने निकाल लिया। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखो साहब, अगर ये थीटा है बेटा तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बेस कितना है? ए, हाइपो कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहां पे, -2kq बेस अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस कितना? ए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा मैं अंडर रूट को 1/2 भी तो लिख सकता हूं, मतलब पावर हाफ भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल। और ये पी कैप, ये 2 अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या बन रहा है। और देखिए इसकी पावर बेटा 1 और इसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है? ये हो जाता है 3/2। तो मैं इन दोनों की पावर टोटल कितनी लिख सकता हूं? 3/2 लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पी कैप। बेटा ये क्या होता है? Q इंटू 2 है, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। तो आपने लिखा पी कैप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये इक्वेटोरियल आ गया साहब। अब इसकी जगह मैं क्या एलिमिनेट करके लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैं वेक्टर लिख सकता हूं। इक्वेटोरियल पे आया साहब आपका -k पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब वापस से फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल क्या करेंगे? इस ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर शॉर्ट डाइपोल x इज मच 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 ग्रेटर देन a, तो यहां से क्या हो जाएगा? E इक्वेटोरियल माइनस के पी वेक्टर x की पावर 2 इंटू 3/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आया? माइनस के पी वेक्टर x की पावर 3। तो देखो E इक्वेटोरियल क्या आया वेक्टर फॉर्म के अंदर?
माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स की पावर 3। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये आ गया तो मजा आ गया। यहां से भी क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब। मतलब चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज। दूसरी चीज, पहले वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आई थी तो पॉजिटिव साइन था, अब यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन। अब आप खुद देखिए, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो माइनस से प्लस की तरफ जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव पी कैप होता है, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो यहां पर क्या आया, नेगेटिव। तो मैं ये मान सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंड डाइपोल मोमेंट ये क्या है, आपके ऑपोजिट है इन नेचर, आर ऑपोजिट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एंगल है इनके बीच में वो कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। बात समझ में आई? एक छोटा सा रिलेशन और, अगर जगह बच रही है यहां पे, तो यहां पे छोटा सा रिलेशन लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी के नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा। क्या कि ई एक्सियल क्या होता है बेटा, -2 kp वेक्टर x³, और ई इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, kp वेक्टर, ये माइनस नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, ये होता है -/x³। तो यहां से ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में एक रिलेशन है, वो होता है -2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फटाफट से इसको कॉपी करिए, झमाझम दबादब लबालब, फटाफट इसको कॉपी करिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टॉर्क, और उसके बाद आई होप ये लेक्चर हम खत्म कर पाए। फटाफट से इसको कॉपी करो बेटा। चलो जी, हो गया। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये लेक्चर को समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ और उनके एप्लीकेशंस। आज हम देखने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कोई बता सकता है क्या? कोई माई का लाल, कोई माई की लाली बताएगा मुझे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। लाइन की स्पेसिंग से हम पता लगा सकते हैं, अगर लाइन की स्पेसिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो यूनिफॉर्म है, अगर इक्वली नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आती है? चलो ठीक है। फोर्स, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स कितना लगता है बेटा? Q × E। अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक। अब मान लीजिए इसके बीच में रखा एंगल थीटा, ये यहां पर रखा है, ये यहां पर रखा है, यूनिफॉर्म है। तो होगा क्या कि भाई एक फोर्स इसको इस तरफ धकेलेगा और प्लस का फोर्स इसको इस तरफ धकेलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो रिपल्शन की तरफ लगेगा ये, ठीक है। अट्रैक्ट जिस तरफ जा रही है, पॉजिटिव माइनस की तरफ टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट करती है। तो क्या होगा? होगा यूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट भागेगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। ये बात समझ आई? आगे बढ़ो साहब। इस तरफ एक फोर्स लगेगा, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, हाँ साहब फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा 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 लगेगा। तो यहां तक आते आते इसको कोई वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। वो वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि इसको आगे की तरफ धकेलेगी, फिर इसको उस तरफ फोर्स लगेगा, फिर इसको यूं धकेलेगा। तो ये ऐसे 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 करके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये नीट और जेई में पढ़ाते हैं हम, लेकिन यहां पर कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। तो ऐसे 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 करके ये फिर ऐसे रुकेगा। समझ में आया? इमेजिनेशन हुआ? कुछ हुआ फील? हाँ जी। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, मतलब ये कह सकते हैं एज देयर आर कपल फोर्स। कपल फोर्स मतलब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, जोड़ा, कपल फोर्स। वाह वाह वाह, कपल फोर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। खतरनाक चीज आ गई भाई, हैं? अरे कुछ नहीं है। देखो साहब, टॉर्क क्या होता है?
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो लाइन है ना उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका डिस्टेंस 2a है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की लेंथ 2a है, तो अगर मैं देखूं तो एक तो ये हो जाएगा आपका 2a cos थीटा और ये हो जाएगा 2a sin थीटा। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं दिस विल बी 2a sin थीटा। क्या हो जाएगा? ये 2a sin थीटा। अब किसी को दिक्कत है समझने में तो इतनी सी चीज समझिए, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो sin थीटा क्या होता है बच्चे? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास? 2a, तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई आपके पास? साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ये बात समझ में आई? तो ये वाली लाइन कितनी हो गई? 2a साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है साहब आपके पास? QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। मैनिपुलेट करके लिखो, लिखो Q 2a E साइन थीटा। Q 2a कितना होता है? ये होता है P, और ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया? PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो हो जाता है P क्रॉस E। कितना हो जाता है? P क्रॉस E। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, पॉइंट वेक्टर की तरफ से डाइपोल मूवमेंट की तरफ उंगली करेंगे, फिंगर करेंगे और देंगे ऐसे इस तरफ की तरफ। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फिंगर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है? जिसकी तरफ होगी उस डायरेक्शन में थप्पड़ मारेंगे, तो जो थंब बताएगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ। जो थंब बताएगा वो आपका क्या होगा? डायरेक्शन होगा टॉर्क का। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हम देखें नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट जा रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ऐसे करके हाथ रखेंगे यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ करेंगे, ऐसे थप्पड़ मारेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जो थंब आएगा वो बाहर, मतलब ये बाहर की तरफ टॉर्क देगा। क्या देगा? ये बाहर की तरफ टॉर्क देगा। ये बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। पहली चीज मान लीजिए इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एट, अगर डाइपोल को प्लेस्ड कर दिया मैंने पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है और इसको डाइपोल को यूं, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा, इस पे कोई थीटा होगा। इसका थीटा कितना हो गया? अभी थीटा कुछ है, अभी थीटा 0 हो गया, तो थीटा विल बिकम 0, थीटा विल बिकम 0 डिग्री। सो साइन 0 कितना होता है? 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। मिनिमम नहीं लिखते, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब यूं रख दिया मैंने, तो पहले थीटा यूं था, अब यूं कर दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर रखने से 90 डिग्री थीटा, और साइन 90 हम जानते हैं, बच्चा जानता है साइन 91 होता है, तो टाउ कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा होता है, साइन 91 हो गया तो ये आ जाएगा PE। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे मान लीजिए मैंने डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो इधर एक फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ भी फोर्स लगेगा, फोर्स बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स उधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। लेकिन नेट फोर्स 0 होने की वजह से टॉर्क 0 नहीं होगा, ये तो मूव करेगा यूं करके, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? इज नॉन जीरो। लेकिन जैसे ही वो पैरेलल हुआ, टॉर्क खत्म, टॉर्क कितना आया? 0। जैसे ही वो डाइपोल पैरेलल आया, टॉर्क कितना हुआ? 0। और एंटी पैरेलल हुआ, मतलब पीछे की डायरेक्शन है उसकी, तो टॉर्क कितना हुआ? 0। बट नॉट इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में नहीं लगेगा टॉर्क, है ना? टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 बट नॉट इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। टॉर्क क्या हो जाएगा? वहां पर 0 हो जाएगा। अगला
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे समझेंगे, इसको 2 मिनट में समझते हैं। मान लीजिए ऊपर की तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास पास कर दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई। यहां दूर दूर कर दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फोर्स कम। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फोर्स ज्यादा। तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा, अगर फोर्स ज्यादा है ऊपर की तरफ तो वो धकेलेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉर्क भी तो 0 नहीं है यहां पे। ये वेक्टर का साइन हटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और लेकिन जैसे ही ये पैरेलल आएगा तो वापस 0 हो जाएगा, और एंटी पैरेलल आएगा तो वापस 0। मतलब ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहां पर अपना लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और सुनिए बच्चों, अगर आपको और शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, 1 शॉट रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कुछ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो का टारगेट 50 लाइक्स का था, आप पहुंचा दीजिए इसको। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।